नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम प्रणाम। और साथियों, हम शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हम एक बात बता देते हैं, जितने भी साथी हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। और साथ ही साथ हमने आपके ही अनुरोध पर पीपीटी आधारित क्लासें और साथ ही साथ हमने केवल ऑनलाइन, आपकी मांग थी, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासें दी जाए, लाइव क्लासें दी जाए ऑनलाइन में। और हमने ये रखा है विचार कि आप सभी की जो क्लासें हैं, थ्योरी की क्लासें हैं, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जल्द ही जल्द आपकी टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ लाइव क्लासें जो हमारी रहेगी वो एमसीक्यू आधारित रहेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप जो रिकॉर्डेड क्लास है यूट्यूब पर आप सभी को निःशुल्क क्लासें दे दी जाएगी, तो आप प्रत्येक क्लास को आसानी से अधिक समय बचाते हुए क्लासों का अध्ययन कर सकते हो। पूरा का पूरा मैटर है वो निःशुल्क करवाया जाएगा सभी विषयों का। तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए साथी देखते हैं क्लास, नए साथी जुड़ते हैं, वो एक बार क्लास में जुड़ें तो एक छोटा सा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारा जो कंटेंट करवाया जा रहा कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी शिक्षण विधियों की जो क्लास है। उस क्लास में हमने शिक्षण विधियों के उपागम पढ़ रहे थे और शिक्षण विधियों के प्राचीन शिक्षण विधियों की हमने बात कर ली थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण विधियों के नवीन उपागम। ठीक है ना? देखिए, हम शिक्षण विधियों के नवीन उपागम की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, शिक्षण की नवीन विधाएं या नवीन उपागम यानी कि विधि जो है शिक्षण की, उनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वर्तमान समय के अंदर किस किस विधाओं का, किन किन विधियों का प्रचलन अधिक है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन समय के अंदर जब शिक्षण विधियों की हम बात करते हैं तो प्राचीन समय के अंदर शिक्षण विधियों में केवल क्या दी जाती थी? सूचनाएं दी जाती थी। और उन सूचनाओं को क्या करना था? संग्रहण करना होता था। और उनका ज्ञान क्या करना था? ज्ञान संचित करना होता था। बच्चा क्या करता? ज्ञान को संचित करता था, ज्ञान को इकट्ठा करता था, यानी ग्रहण करता था। और उसके अंदर यदि इस प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें शिक्षक क्या था? वो सर्वश्रेय यानी प्रधान है। मुख्य कौन होते थे? शिक्षक होते थे। विद्यार्थी है वो गौण माना जाता था, यानी निष्क्रिय माना जाता था। विद्यार्थी को किसी प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती थी। जब हम नवीन जानकारी की बात करते हैं तो पहले समय में शिक्षक बच्चों को केवल जानकारी या सूचना देते थे, जानकारी या सूचना देते थे। परंतु अब अध्यापक बच्चे में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तर्क शक्ति आदि के विकास पर ध्यान देता है। इसका मतलब हुआ सर्वांगीण विकास, यानी सभी पक्षों के विकास पर वर्तमान समय में क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है, आदि पर ध्यान देते हैं। अब शिक्षण प्रणाली में बच्चे और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इसीलिए शिक्षण के नवीन उपागम या नवीन विधियों का हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है। देखिए, इसलिए बच्चों को पढ़ाने की अनेक नवीन विधाएं हैं जिस पर एक अच्छे अध्यापक को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन कौन सी नई शिक्षण विधियां, नवाचार, परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं, उन पर हमें पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके आधार पर कौन से होता है, पहला होता है आपका क्रियापरक शिक्षण, यानी गतिविधि पर आधारित शिक्षण। मुख्य गतिविधियां क्या है? बच्चा किस प्रकार से क्रिया कर रहा है, उनकी गतिविधियां क्या है, उन गतिविधियों को देखते हुए बच्चे की गतिविधियों के आधार पर हमें क्या करवाना चाहिए? शिक्षण करवाना चाहिए। दूसरा होता है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक को ध्यान में रखते हुए, यानी बालक के अनुसार, क्या है? बालक के अनुसार जो शिक्षण अपनाया जाता है उसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। देखिए, तीसरा होता है रुचिपूर्ण शिक्षण, यानी कि बच्चा क्या ले? रुचि ले और उत्साह के साथ क्या करे? भाग ले, प्रेरित होकर बच्चा कार्य करे। ये बात क्या कहता है कि उसके अंदर रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। साथ ही सहभागी शिक्षण, यहां सहभागी शिक्षण का मतलब ये है सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, यानी साथ मिलकर सभी बच्चे हैं वो एक साथ मिलकर क्या करे? कार्य करे, उनमें सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्ण व्यवहार करते हुए कार्य करे। बहुस्तरीय का मतलब होता है बहुश्रेणी शिक्षण, ऐसा शिक्षण जिसमें कई विधियों प्रविधियों का, बहुत सारे स्तरों का क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। साथ ही साथ दक्षता आधारित शिक्षण, यानी दक्षता या क्षमता है, वो क्षमता अलग अलग होती है, उनकी दक्षता है,
वो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उनको दक्षता कहते हैं, कि बच्चा ज्ञान को किस प्रकार से ग्रहण करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उसको देखते हुए यानी यहाँ पर आपका आता है पूर्व प्राथमिक, है ना, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, है ना, फिर आता है आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। ये सभी के सभी जो स्तर होते हैं उनके अनुसार अलग अलग प्रकार से उनकी क्षमताओं के अनुसार हमें शिक्षण विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुकक्षा शिक्षण। ये भी एक इंपॉर्टेंट शिक्षण है। कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कम होती है लेकिन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, तो उनको कई कक्षाओं को एक साथ एक ही कक्ष में क्या करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं बहुकक्षा शिक्षण, है ना। नेक्स्ट है निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदान एवं उपचार की हमने बात कर ली। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण तथ्य कौन रहते हैं, मूल्यांकन के जो महत्वपूर्ण पार्ट रहते हैं, यानी आंकलन और मापन से पहले हमें किसी भी शिक्षण का हमें क्या करना जरूरी है, निदान और उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवीन शिक्षण की विधाएं कौन कौन सी हमें उपयोग में लेनी चाहिए और किस प्रकार से हमें इनका उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है, सबसे पहली आती है क्रियापरक शिक्षण गतिविधि आधारित, यानी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कुछ न कुछ नई गतिविधि। यहाँ गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां आप उपयोग में ले सकते हो। बच्चा बहुत सारी गतिविधियां करेगा। एक छोटा बच्चा है, वो आप जब छोटे बालक को जब आप देखोगे तो बच्चा खेल खेल के माध्यम से या जो भी कार्य करता है, बच्चा अपने मन से जो कार्य करता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। और तभी तो हम बच्चे के प्रति उत्साहित रहते हैं कि बच्चा इस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसकी कार्यशैली को देखकर हम प्रभावित होते हैं। बच्चे को आप जब स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए छोड़ देते हो, तब देखना वो अलग अलग प्रकार की आपको गतिविधियां करते हुए दिखाई देगा। इसलिए बच्चे के, छोटे बालकों को क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता ज्यादा प्रदान करनी चाहिए, ताकि उसका शारीरिक, मानसिक और गत्यात्मक सभी प्रकार का क्या हो सके, विकास आसानी से हो सके। चलिए देखिए, क्रियापरक शिक्षण का अर्थ है क्रिया के माध्यम से ज्ञान करवाना। यहां गतिविधि का मतलब है कोई ना कोई क्रिया होनी जरूरी है, कोई ना कोई आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। क्रिया में जैसे आपका खेल कूद है ना, मनोरंजन है, या जो अन्य गतिविधियां हैं, और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, यानी बच्चा उसके अंदर कुछ स्वयं क्या करे, क्रिया करे। क्रिया आधारित शिक्षण का मतलब है कि बच्चा स्वयं उसमें कुछ न कुछ क्या करे, क्रिया करे। उसको बोलते हैं क्रिया आधारित के माध्यम से हमें ज्ञान देना, यानी कि उसका ज्ञानात्मक विकास करना, उसके मस्तिष्क का क्या करना, विकास करना। देखिए यहाँ पर होता है, इसमें बच्चे स्वयं क्रियाएं करके नई चीज सीखते हैं। जब बच्चा कोई ना कोई गतिविधि करता है, बच्चा कोई ना कोई नया कार्य करता है, तो उसे कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं, वो नई चीजें सीखता है, नई नई बातें सीखता है, अनुकरण करता है, नई नई वातावरण के माहौल में डलता है, तो उसे नई नई चीजें देखने को मिलती है। और नई नई चीजों को देखने पर उन्हें नया ज्ञान ग्रहण होता है, नई चीजें देखने को मिलती है, जिससे बच्चे का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। यानी बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, शरीर और मस्तिष्क का मतलब है वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से वो परिपक्व होता है। दोनों रूप से वो क्या होता है, आपका परिपक्व होता है। दोनों रूपों से बच्चा है वो परिपक्व होता है। अब देखिए, कुछ कार्यात्मक शिक्षण विधाओं द्वारा बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। देखिए ऐसी कौन सी क्रियाएं, यहाँ कुछ चित्र हैं जिसमें आप देख रहे हो एक बच्चे को बैठे हैं टेबल पर और एक अध्यापिका है उनसे बातचीत कर रही है। इधर जब आप देख रहे हो कि बच्चे स्वयं एक क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहे हैं, खुले मैदान में हैं और इस रिंग के द्वारा वो एक अपना गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ भी वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो इन्हीं चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। देखिए इनकी कुछ विधियां होती है। मोंटेसरी विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, मारिया मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि, मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी विधि। LSRW की जब हम बात करते हैं, LSRW की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, LSWR का काम किया था। मारिया मोंटेसरी LSRW को नहीं मानती, जबकि इसने क्या कहा कि पहले L फिर SWR, यानी कि जब रिटर्न है, लिखना पढ़ना है, वो क्या है, लिखने से पहले आना चाहिए। नहीं, उसने क्रम चेंज किया था, LSRW का क्रम चेंज करके क्या कर दिया था, LSWR कर दिया था। मारिया मोंटेसरी पद्धति। दूसरा आता है किंडरगार्टन पद्धति, यानी खेल के मैदान की जब बात करते हैं, फ्रोबल ने ये पद्धति दी थी। कौन सी दी थी, किंडरगार्टन विधि। उसके बाद में आता है खेल विधि। खेल विधि के जन्मदाता कौन थे,
हेनरी वेल कुक। प्रत्येक हम विधि पढ़ते जाएंगे। प्रोजेक्ट मॉडल यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जैसे आपका चित्र है, यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। अब आप देखते हो कि छोटी कक्षाओं के अंदर प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है। प्रोजेक्ट में कोई क्रियाकलाप दे दिया जाता है, उस क्रियाकलाप के बारे में जानकारी होती है, उसके अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु शामिल होती है, उन सब का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बच्चे को तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड। एक आती है आपकी डाल्टन प्रणाली। तो ये प्रमुख विधियां हैं जो किस में काम आती है, आपके क्रिया आधारित क्रियापरक शिक्षण आधारित गतिविधियों की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है। तो ध्यान देना, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि और आपकी मारिया मोंटेसरी के अलावा आपके आ जाएगा अंतिम में डाल्टन पद्धति। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया जब बचेगा। तो इसका मतलब है स्वयं अनुभव से, बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है और स्वयं अनुभव से सीखा गया ज्ञान है वो क्या होता है, ज्ञान स्थायी होता है। ज्यादा क्या रहता है, ज्ञान स्थायी रहता है। बच्चा स्वयं क्रिया करता है, स्वयं के अनुभव से सीखता है, तो वो सीखा गया ज्ञान उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। वर्तमान के अंदर जो मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि शिक्षा किस आधार पर होनी चाहिए, कि बालक के अनुसार होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का क्या करना चाहिए, सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यानी उसके सभी पक्ष हैं वो सम्मिलित होने चाहिए। सभी पक्षों का क्या हो, सभी पक्षों का विकास करने वाली होनी चाहिए। और सभी पक्षों में बार बार पढ़ रहे हैं, शारीरिक मानसिक गत्यात्मक सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं। और उसी को केंद्र में रखकर क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आप पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, वो पाठ्यक्रम किसके अनुसार होना चाहिए, वो शिक्षार्थी के अनुसार होना चाहिए, बालक के अनुसार आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि इसको क्या मानेंगे, शिक्षार्थी को उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, और इनमें प्रत्येक बच्चे की रुचियों, उनके रुझान, उनकी क्षमताओं, उनके स्वयं के विचार, सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है। क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षण में, क्या होता है कि बच्चा किस प्रकार रुचि लेता है, बच्चा किस प्रकार के रुझान उत्पन्न करता है, बच्चे की क्षमताएं क्या है, उसके अंदर योग्यताएं कितनी है, साथ ही साथ उसके हाव भाव, उनके विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है, तर्क वितर्क करने की शैली का ध्यान में रखा जाता है। तो इन क्रियाओं के सामाजिक डेवलपमेंट कैसा है, वो समाज के अंदर रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, घर परिवार के अंदर उसकी गतिविधियां क्या है, इनको भी क्या ध्यान में रखा जाता है, जिससे बच्चे सरल और आसान तरीके से क्या सके, चीजों को आसानी से सीख सके। अब यहाँ देखिए एक मैडम है, वो बच्चों के साथ बैठी है, एक लैपटॉप वगैरह है, उनके साथ गतिविधियां कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। तो इस चित्र के माध्यम से ये कह सकते हैं कि ये सह एक अच्छा बच्चों के साथ सहयोग की भावना के साथ क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। बच्चा अच्छा आसानी से क्या है, गतिविधियों आधारित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उतना ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो चीजों को खोज कर भी सीख सके। यानी बाल केंद्रितता क्या कहती है, खोज की विधि कहलाती है। ये कहती है कि खोज उपागम को अपनाए बच्चा, यानी कि स्वयं खोजे, किसी भी चीज के बारे में वो स्वयं खोज करे, नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। तो ये कहता है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो नई चीजों को क्या कर सके, खोज कर सके। बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उससे उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और बच्चा नई नई चीजों को खोज करे। दूसरा है, बच्चों को अपनी बातों को बताने का अवसर देना चाहिए, यानी कि क्या है, उसे अवसर की प्रधानता, अवसर की प्रधानता होनी चाहिए। बच्चों को अवसर की प्रधानता देनी चाहिए। बहुत सारे अवसर आते हैं, उन अवसरों को करने में प्रधानता देनी चाहिए। यानी कि बात, अपनी बातों को बताने का क्या देना चाहिए, अवसर। यानी बातचीत का क्या करना चाहिए, बातचीत का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखना, बच्चों की रुचियों के अनुसार कार्य करवाया जाए। एक बच्चा यदि रुचि नहीं ले रहा है किसी कार्य में, तो वो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं होगा। तो क्या है कि उसको हमेशा
उसको रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, बच्चे में उत्साह और रुचि के साथ भाग ले, इस प्रकार का शिक्षण करवाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि समाज में किस प्रकार व्यवहार करना है, यानी कि सामाजिकता का प्रभाव। सामाजिक व्यवहार की बात करता है कौन? अच्छा शिक्षण है जो है ना, बाल केंद्रीय शिक्षण है, वो सामाजिक व्यवहार की बात करता है कि बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज के अंदर उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के अंदर व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये ज्ञान भी कौन देती है? हमें बाल केंद्रित शिक्षा देती है। साथ ही साथ अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए, यानी कि बच्चे को क्या माना गया है? केंद्र बिंदु माना गया है। क्या माना गया है? केंद्र बिंदु माना गया है। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षण की विधियां, कौन कौन सी विधि लेनी चाहिए? खेल विधि होगी, किंडरगार्टन विधि होगी, डॉल्टन पद्धति होगी हमारी, मारिया मोटेसरी पद्धति होगी। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं क्षेत्र भ्रमण हो गया, है ना। क्षेत्र भ्रमण से भी बच्चा सीखता है। कोई छोटा सेमिनार वगैरह है, सेमिनार वगैरह यदि हम रखते हैं तो भी बच्चा आसानी से सीख सकता है, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रमुख शिक्षण विधियां होगी जिनके आधार पर बच्चा आसानी से क्या कर सकता है? शिक्षण ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा रुचिपूर्ण शिक्षण। अब रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य? बच्चा जिस कार्य को करने में रुचि लेगा वह शिक्षण आपका उतना ही बेहतर होगा। जिस कार्य में यदि बच्चा रुचि नहीं लेगा तो आपका शिक्षण अच्छा नहीं हो सकता। ध्यान देखिए बच्चों की रुचियों अरुचियों को ध्यान में रखकर आनंदमय तरीके से, यानी बच्चा जब कोई कार्य कर रहा है तो ऐसा कार्य करें बच्चा अति उत्साहित हो, बच्चा कार्य में आनंद ले। आनंद की अनुभूति जितनी होगी बच्चा उतनी ज्यादा रुचि लेगा, उसका अरुचिकर प्रभाव कम हो जाएगा। तरीकों से खेलों, कहानियों, गीतों, चित्रों, मॉडलों आदि के द्वारा पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने में क्या है? आनंद। यानी कि यहाँ पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी भी जरूरी है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात कर रहा है कि बच्चे को सिखाने के लिए उसके साथ क्या करना चाहिए? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो मॉडलों के आदि के द्वारा पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों को आनंद आए और वे पढ़ने में रुचि ले। बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी बच्चा जिस कार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर देगा तो बच्चे के सभी पक्षों का आसानी से क्या हो सकता है? विकास हो सकता है और सभी पक्षों के विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए रुचिपूर्ण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? स्कूल का जो वातावरण है वो सरल, आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। यानी बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का वातावरण महत्वपूर्ण रहता है। उस विद्यालय का वातावरण सरल, अच्छा, आकर्षक और क्या होना चाहिए? सौदेश्यपूर्ण होना चाहिए। उस विद्यालय के जो पढ़ाने के शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पूर्ण होने चाहिए। साथ ही साथ अध्यापक को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत। यानी कि एक अच्छा शिक्षक है वो छात्रों का अच्छा मित्र या सहयोगी साबित हो सकता है। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। मित्रवत और मार्गदर्शक के रूप में उसे कार्य करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का अच्छा मित्र होना भी जरूरी है। ये हम कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षण। देखिए गेम खिलाया जा रहा है, बच्चे आनंद के साथ, हंसी मजाक के साथ एक अध्यापिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद के साथ वो क्या कर रहे हैं? रुचि ले रहे हैं और रुचि के द्वारा वो खेल खेल के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अपना ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बहुकक्षा शिक्षण, मल्टी क्लास टीचिंग। देखिए कक्षा शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु कक्षा शिक्षण की जो कमी हो जाती है, कक्षा शिक्षण है उसकी कमियां या कक्षा कक्षकों की कई बार कमी आ जाती है। कक्षा जो कक्ष है उनकी क्या हो जाती है? कमियां हो जाती है। या ऐसी इस विद्यालय जहां पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या देखो, जो सिखाने वाले हैं ना, उनकी सिखाने वालों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और सीखने वालों की संख्या है क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है। वहां इस प्रकार का शिक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए क्या होता है कि स्कूलों में कक्षा कक्ष यानी कमरों की कमी, कक्षा शिक्षण की ये कमी मानी जाती है। और इस कमी का मुख्य कारण क्या है? तो कक्षा कक्ष की कमियां, ठीक है। तो कक्षा कक्ष में कमरों की वजह से एक ही कक्षा कक्ष कमरे में और एक ही समय में दो या अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है? बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है।
बहुकक्षा शिक्षण का सीधा सा अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसे विद्यालय, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पढ़ाने के लिए मौजूदा जो कक्षा वो उपलब्ध नहीं होते, और उनकी कमियों को दूर करने के लिए अध्यापकों की संख्या भी कम है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ बैठा दिया जाता है। जैसे हम प्राथमिक कक्षा की बात करें तो पहली और दूसरी कक्षा, यदि हम प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक कक्षा में कई बार ये होता है कि पहली और दूसरी कक्षा को एक साथ बिठा दिया जाता है, तीसरी और चौथी कक्षाओं को एक साथ बिठा दिया जाता है। तो इन कक्षाओं को क्या कर दिया जाता है, एक साथ बिठाकर उनको क्या करवाया जाता है, शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है जबकि अध्यापक की कमी है, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, अध्यापकों की संख्या कम है, छात्र ज्यादा हो गए, तब भी हमें बहुकक्षा शिक्षण का उपयोग करना चाहिए। देखिए बहुकक्षा शिक्षण की समस्या क्या आ रही है, अध्यापक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाते। देखिए एक कक्षा है तो एक विषय अध्यापक चाहिए। देखिए विषय अध्यापक होता है, और नई शिक्षा नीति है और नई चीजें हैं वो क्या कहती है कि प्रत्येक विषय का क्या हो अलग अलग शिक्षक, अलग अलग क्या होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए। यानी प्रत्येक विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि सभी अध्यापक सभी विषय पर अच्छे से अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो एक अपने विषय का ज्ञाता है, वो केवल एक विषय को पढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सारे विषय उनको यदि पढ़ाने दिया जाता है तो कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है। दूसरा, अध्यापक पर कार्यभार यानी वर्कलोड अधिक हो जाता है। अब मान लीजिए एक अध्यापक के पास यदि मैथ का अध्यापक है, उस मैथ के अध्यापक को आपको कहा जाए कि आपको गणित के साथ आपको क्या पढ़ाना है, विज्ञान भी पढ़ाना है, और विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ानी है। देखिए उसको अच्छा ज्ञान गणित का है, हो सकता है वो विज्ञान पढ़ा दे, लेकिन हिंदी भी पढ़ाना है, इसलिए उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। एक विषय के साथ अनेक विषय यदि जब पढ़ाने पड़ते हैं तो उस पर कक्षा शिक्षण का प्रभार भार भी बढ़ता है, और उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी देखने को मिलती है। तो बहुकक्षा शिक्षण इंपॉर्टेंट तो इसलिए है कि यदि शिक्षकों की कमी होते हुए भी बालकों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि शिक्षण कार्य आपका क्या न हो, शिक्षण जो कार्य प्रभावित न हो। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य ये है शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो, शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। यदि हम बात करें बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या रहते हैं, बच्चों के समय का उपयोग करना और कम समय में अधिक बच्चों को शिक्षा देना। यानी कि बच्चे के जो उपयोग समय है, बच्चों का समय समाप्त न हो, समय बर्बाद न हो, बच्चों का समय को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, कम समय में अधिक बच्चों को शिक्षण देना। कौन सा शिक्षण कहलाता है, बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। दूसरी बात, बच्चों में सृजनात्मक शक्ति, सृजनात्मकता मतलब होता है नई नई चीज सीखना। सृजनशील बालक जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो उसमें सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी क्रिएटिव मूड का विकास करना। बच्चा हमेशा में क्या रहे, क्रिएटिव रहे, उत्प्रेरित रहे, प्रेरित रहे, जागृत रहे, सृजन नई चीजों को खोजने वाला हो, यानी नई नई चीजें सीखता हो। या नई नई चीजें सीखता है तो बच्चा सृजनात्मकता का कार्य करता है, क्रिएटिव रहता है। साथ ही बच्चों को गति, नाटक, लोकगीत, कविता पाठ के बारे में बच्चों को क्या करना, बताना चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं, कविताएं हैं, पाठ है, नाटक है, गतिविधियों जैसी आधारित गतिविधियों पर भाग देना चाहिए, जिससे क्या बहुकक्षा शिक्षण ज्यादा से सरल हो। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि बहु शिक्षण का उद्देश्य है एक साथ अधिक छात्रों को जब पढ़ाना होता है तो विभिन्न प्रकार की विधियों हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप अंताक्षरी प्रतियोगिता है, आपका निबंध है, निबंध लिखवाना हो गया, छोटा निबंध लेखन हो गया, है ना। आपका चित्रकला होगी, चित्रकला जैसे प्रयोग भी करने चाहिए, है ना। कला शिक्षण है, खेल कूद जैसी गतिविधियों के अलावा इस प्रकार की कुछ ऐसे प्रतियोगिताएं रख दी जाती है। तो बच्चा क्या है, उसमें बहुत सारी कक्षाओं को एक साथ बिठाकर ये प्रतियोगिताएं करवा दी जाती है, और बच्चा उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी अच्छे तरीके से अपन अध्ययन है वो आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए निदानात्मक शिक्षण का मतलब ही क्या होता है, निदान होता है। निदान का मतलब होता है रोग का निर्णय, यानी कि सीधा सा हमने जो पहले बात की थी जानकारी,
यानी रोग की क्या प्राप्त करनी, जानकारी या फिर जानना। ठीक है, ये हम पहले ही कक्षा में बातचीत कर चुके हैं, अच्छे से मैंने बता भी दिया है। ये भी नवीनता के अंदर भी प्रयोग करते हैं, पुराने समय में भी आते हैं। लेकिन ध्यान करना, किसी समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान का मतलब है कि बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है उसकी वास्तविकता तक जाना। तो हमें ये जानकारी किसकी मिलती है, समस्या की वास्तविकता, समस्या की वास्तविकता की जानकारी। समस्या की वास्तविकता क्या है इसके बारे में हमें जानकारी या निर्णय देता है। ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों में आए शिक्षण संबंधी दोष, जैसे विषयगत यानी कि सीखने में कमजोरी, कई विषयों को सीखने में उसमें कमजोरी आ रही है, मंदता यानी मंद बुद्धि हो सकता है, पिछड़ापन, जो बालक अपना शिक्षण में पिछड़ जाते हैं, अधिगम संबंधी विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। अधिगम संबंधी विकार हम पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये बहुत सारे ऐसे अधिगम के विकार होते हैं, वो भी बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं। आदि की त्रुटियों का पता लगाना और उनके कारण को ढूंढना, जिससे बच्चों की कठिनाइयों को सुधारा जा सके, यानी उनका क्या किया जा सके, निदान किया जा सकते। तो समस्या की जानकारी में हमें क्या करना है, समस्या में सुधार करना होता है, इसका मुख्य कार्य समस्या का सुधार करना। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो निदानात्मक कार्य क्या करता है, उन्हीं कार्य को जानना, उसके बारे में विस्तृत गहन अध्ययन करना कि किस क्षेत्र में, यानी वास्तविकता क्या है, किसी कमजोरी का होना या किसी समस्या का होने की वास्तविकता क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। वो क्या कहलाता है, आपका निदानात्मक शिक्षण। और निदान के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उपचारी या उपचारात्मक शिक्षण। किसी समस्या शिक्षण के द्वारा सुलझाना उपचारी शिक्षण कहलाता है। यानी कि जो आपकी समस्या है, जो समस्या की हमने पहचान कर ली, इस समस्या का क्या करना, सुलझाना, क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। यानी कि जो सुलझाना या क्या कह सकते हैं, समस्या का हल, समस्या का हल निकालना, ये आपका क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। समस्या, उस समस्या को सुलझाना या समस्या का क्या करना, हल निकालना। देखिए, कक्षा शिक्षण के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले कक्षा शिक्षण में जो आपका एक कक्षा शिक्षण जो करवा रहे हैं, कक्षा जो शिक्षण हो रहा है, उस शिक्षण के मुख्य कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले क्या दी जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है, शिक्षा। और शिक्षा का मतलब उसे ज्ञान की धारणा बनती है। और उस शिक्षा के बाद जो ज्ञान हमें दिया गया, उस ज्ञान को जो ग्रहण करता है, ज्ञान जब बच्चा ग्रहण करता है, एक जो बालक है, उस बालक की हम जो बात करते हैं, उस बालक को पहले हम क्या देते हैं, शिक्षा। शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करता है, उस ग्रहण में क्या आती है, जो आपकी आती है समस्या, यानी बच्चे के अंदर आए दोषों का पता लगाना। यानी कि जो ज्ञान ग्रहण के अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उससे क्या होगी, समस्या होगी। तो उस समस्या का क्या लगाते हैं, उस समस्या का हम क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है, उसके अंदर जो दोष उत्पन्न हुआ है, उस दोष का कारण क्या है, ध्यान करना। और उस दोष का क्या है पता, या फिर हम क्या करते हैं, कारण जानते हैं। कारण जानते हैं, कारण जानने के बाद हम क्या करते हैं, अब देखना, दोषों को दूर करना। यानी कि हमें कारण क्या रहा, कारण की हमें क्या मिलती है, जानकारी। और जब कारण की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी जब प्राप्त होती है, तो हम उसके दोषों का क्या करते हैं, दोष दूर करना। यानी कि दोष क्या करते हैं, दूर करते हैं। और दोष दूर के अंदर क्या अपनाई जाती है, विधियां और प्रविधियां, विधि एवं प्रविधियां या अन्य प्रकार के जो नवाचार है वो अपनाए जाते हैं। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, फिर इसका जो दोष दूर हुआ या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, आकलन प्लस में मापन, कि जो हमने सुधार किया है, जो दोषों को दूर किया है, तब हम उसका आकलन एवं मापन कर लेते हैं। फिर हम इसका क्या कर देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं। यानी कि हमें पता चल जाता है कि समस्या हल हुई या नहीं, तो समस्या का पूर्ण हल हुआ या नहीं, इसके लिए हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो हमारा पूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। तो शिक्षण की ये पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। तो ये क्रम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, दोषों को दूर करने में आप औपचारिक और चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकते हैं। औपचारिकता का मतलब होता है औपचारिक पूर्ण से, और एक अच्छे शिक्षक की भांति आप उसकी समस्या का क्या कर सकते हो, जो निदान है उसका क्या कर सकते हो, निदान का आप क्या कर सकते हो, जो निदान खोजा है उस निदान का क्या होना जरूरी है, निदान का उपचार होना बहुत जरूरी है। इसी कारण इन दोनों को संयुक्त रूप से निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है।
निदानात्मक एवं क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। तो जो हमने आज के जो टॉपिक के बारे में हमने जो विस्तृत चर्चा की है, एक बार थोड़ा सा हम पुनः इस पर रिपीट कर लेते हैं, एक बार पुनः हम इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या कि शिक्षण के जो उपागम है, और उस उपागम में हम सबसे पहले किसकी बात की थी, जो नवीन उपागम है या जो नवीन विधियां हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी क्रिया हैं, उनको हमारे अंदर उपागम है उनमें हम प्रयोग में लेते हैं। तो हमने इसके बारे में चर्चा की। तो देखिए हमने लगभग 6-7 गतिविधियों पर, जैसे पहला आता है गतिविधि आधारित उपागम, बाल केंद्रित शिक्षा, रुचिपूर्ण शिक्षण, सहभागी शिक्षण और बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, तो जैसे हमने कहा क्रिया प्रशिक्षण, यानी कोई ना कोई गतिविधि के माध्यम से यदि बच्चा कोई शिक्षण करता है तो उसको क्रिया प्रशिक्षण, और क्रिया प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे को बहुत जल्दी और आसानी से क्या करवाया जा सकता है, आसानी से सिखाया जा सकता है। इसके बाद आता है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, यानी कि बालक के अनुसार हम क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी के अनुसार क्या अपनाई जाती है, शिक्षण विधि अपनाई जाती है, उसी के अनुसार क्या किए जाते हैं, नवाचार अपनाए जाते हैं, उसी के अनुसार हम क्या अपनाते हैं, नवाचार अपनाते हैं, और नई नई शिक्षण व्यूह रचनाएं भी करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षण व्यूह रचनाएं भी करते हैं, और उन्हीं रचनाओं के आधार पर हम बच्चे को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्या बात की थी, नेक्स्ट हमने बात की थी बाल केंद्रीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं और बाल केंद्रीय शिक्षण की प्रमुख प्रविधियों की। यानी कि बाल केंद्रीय शिक्षण का मतलब है बालक के अनुसार शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अपनानी चाहिए, हमें किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण, ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चा क्या हो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं लेंगे, बहुत सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे आप खेल है, खेल कूद है ना, मनोरंजन है ना, जैसे कहानी है, ठीक है ना। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी गतिविधियों के द्वारा बच्चों में आप क्या करोगे, रुचि उत्पन्न करोगे। तो जब बच्चे रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें मित्रवत व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, और शिक्षण है वो उतना ही क्या होगा, यदि रुचि होगी तो रुचि होने के कारण बच्चे की कार्य में क्या होगी, कार्य में रुचि होगी, तो कार्य में रुचि होगी तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण में एक साथ बहुत सारी कक्षाओं को एक साथ ही बैठाकर क्या करवा दिया जाता है, शिक्षण करवा दिया जाता है। और बहुकक्षा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। निदान एवं उपचार भी हो गया। एक आपका होता है अंतिम, वो होता है सहभागी शिक्षण। देखिएगा, सहभागी शिक्षण का मतलब होता है जिसमें क्या हो, सहयोग की भावना, क्या हो, सहयोग की भावना, यानी कि जो बालक हैं, बालकों को क्या है, साथ मिलकर खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, साथ साथ खेलते हुए सीखते हैं। ठीक है ना, वो एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हैं। इसको बोलते हैं सहभागी या साथ मिलकर कार्य करना। तो वे एक साथ दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं, विभिन्न गतिविधियां करते हैं। देखिएगा, विभिन्न क्या करते हैं, विभिन्न गतिविधियां करते हैं, और इन्हीं गतिविधियों के द्वारा वो क्या है, कक्षा शिक्षण है वो प्रभावी होता है, और बच्चे आसानी से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को जो स्वतंत्रता दी जाती है उनको साथ मिलकर खेलने के साथ दिया जाता है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से नई नई चीजों का क्या करते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नई नई चीजों के बारे में वो क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के जो हमारा पार्ट था वो इम्पोर्टेंट पार्ट था। सभी साथी क्लास को देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कर दें, और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी नए साथी जुड़े, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।